नमस्कार, मैं नुपुर जारोली जैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आजकल हर कोई दूध में होने वाली मिलावट को लेकर परेशान है, लेकिन जानकारी के अभाव में वो सिंथेटिक या मिलावटी दूध और सही दूध के बीच पहचान नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जिनके जरिए आप घर बैठे ही मिलावटी दूध की पहचान करें। तो चलिए मिलते हैं NTRI करनाल के वैज्ञानिक डॉक्टर राजन शर्मा से और जानते हैं असली और नकली दूध की पहचान के बारे में। कहीं आपके घर में लाया जाने वाला दूध मिलावटी तो नहीं? कहीं आप मिलावटी दूध तो नहीं पी रहे? जिसे आप दूध समझ रहे हैं, कहीं वो जहर तो नहीं? बिना गाय भैंस के देश में बह रही दूध की नदियां, क्या आपके स्वास्थ्य पर मंडरा रहा है मिलावटी दूध का खतरा? अब डरने की जरूरत नहीं, महज कुछ मिनटों में कर सकते हैं मिलावटी दूध की पहचान। सेहत के लिए सबसे अच्छा आहार माने जाने वाले सफेद दूध में मिलावट का काला कारोबार हो रहा है। मांग ज्यादा और उत्पादन कम होने से मिलावट के मामले काफी बढ़ गए हैं। मिलावटी दूध उपभोक्ताओं की जेब पर डाका डालने के साथ साथ स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डाल रहा है। दूध को सफेद और गाढ़ा बनाने के लिए आजकल साबुन, डिटर्जेंट और बेहद हानिकारक केमिकल्स का प्रयोग हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मिलावटी दूध और असली दूध में फर्क समझ पाना आपके लिए बेहद मुश्किल है और इस तरह से बनाया जाने वाला नकली दूध आपकी सेहत को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। दूध में मिलावट की पहचान करने के लिए पहले से भी हमारे पास तरीके मौजूद थे, पर उन तरीकों में कुछ समय लगता था जिसके कारण उनका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। तो इसी को ध्यान रखते हुए NDRI ने बीते दिनों में एक शोध के अनुसार, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री का एक फंडेड प्रोजेक्ट था, उसमें हमने पेपर स्ट्रिप पे आधारित टेस्ट विकसित किए हैं। ये टेस्ट लगभग 2 से 7 मिनट तक की में करने का टाइम लगता है और उसी टाइम पे हमें पता चल जाता है कि दूध मिलावटी है या नहीं है। ये टेस्ट लगभग 6 से 7 तरह की मिलावट के दूध में मिलावट की पहचान कर सकता है। दूध में जो मिलावट है, जैसे हम जानते हैं कि यूरिया लोग दूध में डालते हैं उसका SNF बढ़ाने के लिए, इसी तरह न्यूट्रलाइज़र डाला जाता है ताकि दूध के खट्टेपन को मिटाया जा सके। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाला जाता है ताकि दूध खराब ना हो और उसमें रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत ना पड़े। दूध में माल्टोडेक्स्ट्रिन मिलाया जाता है, दूध में सुक्रोज मिलाया जाता है, दूध में ग्लूकोज मिलाया जाता है, दूध में सॉल्ट मिलाया जाता है। ये सब डालने का उद्देश्य यही है कि दूध को रख रखाव लंबे समय तक किया जा सके बिना रेफ्रिजरेशन के, और दूध में पानी डाला जा सके और SNF की मात्रा को मेंटेन किया जा सके। तो हमने इन सब जो तत्व मैंने नाम लिए हैं, इन सब की पहचान करने के लिए पेपर स्ट्रिप आधारित टेस्ट डेवलप किए हैं। ये टेस्ट करने में बहुत आसान है। आपने दूध में स्ट्रिप को डुबोना है और उसको निकालना है। उसी टाइम पे पता चल जाता है कि दूध में मिलावट है या नहीं है, पर कुछ में 2 से 4 मिनट या 7 मिनट तक का समय लगता है। इसके अलावा हमने एक और टेस्ट डेवलप किया है जो कि पेपर स्ट्रिप आधारित नहीं है, जो कि एक लिक्विड बेस्ड टेस्ट है, और इस टेस्ट में डिटर्जेंट की पहचान की जाती है। ये टेस्ट करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और टेस्ट की कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, ₹1.40 पर टेस्ट की कॉस्ट है। अगर आप सिंथेटिक दूध की बात करें तो ये टेस्ट 2 से 3 लीटर सिंथेटिक दूध को 100 लीटर दूध में पहचान कर सकता है। ये टेस्ट की टेक्नोलॉजी और जो दूसरे पेपर से आधारित टेस्ट हैं, इन सब टेस्ट की टेक्नोलॉजी हमने अलग अलग इंडस्ट्री को दी हैं। लगभग अब तक 25 से 30 इंडस्ट्रीज इन टेस्ट को यूज़ कर रही हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने एक ऐसी किट इजाद की है जिससे अब आप अपने घर पर ही मिलावटी दूध की पहचान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस बारे में बता रही हैं डॉक्टर प्रीति। स्ट्रिप से हम मिलावट का पता उनके रंग बदलने के कारण पता लगा सकते हैं कि उनका जो स्ट्रिप जब भी हम दूध में मिलावटी दूध में मिलाएंगे तो स्ट्रिप का एक जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा।
दूसरा रंग वो दिखाएगी, जिससे कि उसको पता लगाना उसका बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ये स्ट्रिप्स जैसे यूरिया की स्ट्रिप्स हैं, तो यूरिया की स्ट्रिप जो नेगेटिव, जिस दूध में कोई यूरिया नहीं होगा वो हल्का गुलाबी रंग देगी, और जैसे जैसे उस दूध में यूरिया की मिलावट बढ़ती जाएगी उसका रंग गाढ़ा गुलाबी होता रहेगा। इसी तरह हर स्ट्रिप एक अलग रंग देती है, जिससे उसका वो दूसरों से अलग दिखती है। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज की जो स्ट्रिप है, नॉर्मल अगर रेगुलर स्ट्रिप जो होगी वो हल्का सा उसमें पीलापन होगा। जैसे ही उसमें हम ग्लूकोज से मिलावट वाले दूध में उस स्ट्रिप को डुबोएंगे तो वो हल्का हरे रंग की तरफ जाने लगेगी। जितनी ज़्यादा ग्लूकोज की मिलावट होगी, जितना ज़्यादा उसका लेवल होगा, उतना ही ज़्यादा हरा कलर होता जाएगा। इसी तरह जैसे सुक्रोज है, सुक्रोज का भी यही सेम ही पैटर्न है कि हल्का पीला कलर होगा, जैसे जैसे सुक्रोज की मिलावट होगी वो ग्रीन कलर दिखाती रहेगी, गाढ़ा हरा रंग होता रहेगा उसका। न्यूट्रलाइज़र का है, न्यूट्रलाइज़र बहुत ही हल्के रंग की स्ट्रिप होती है। जैसे ही अगर उस दूध में न्यूट्रलाइज़र मिला हुआ है तो वो स्ट्रिप एकदम से बदल के नीले रंग की हो जाती है, गाढ़ा नीला रंग वो देगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें न्यूट्रलाइज़र की मिलावट है। इसी तरह हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हल्की पीली स्ट्रिप होती है। अगर उस दूध में मिलावट वाले दूध में हम उसको डुबोएंगे तो अगर उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मिलावट है तो वो हल्के भूरे रंग की तरफ बढ़ने लगता है। और उसी तरह माल्टोडेक्स्ट्रिन बहुत ही लगभग सफ़ेद रंग की स्ट्रिप होती है, और जैसे ही उसमें माल्टोडेक्स्ट्रिन की मिलावट हमें पता चलेगी, उसमें ज़्यादा अगर माल्टोडेक्स्ट्रिन है तो वो गाढ़े पीले रंग की तरफ बढ़ने लगेगा उसका रंग। और जो डिटर्जेंट की किट हमारी है उसमें तो बहुत ही प्रत्यक्ष एकदम से पता चल जाता है। अगर वो दूध प्योर है तो वो हल्का गुलाबी रंग देगा, और अगर उस दूध में मिलावट है तो वो गहरा नीला रंग देगा। मतलब नीला रंग डिटर्जेंट की मिलावट पे निर्भर करता है कि अगर कम मिलावट है तो हल्का नीला, और जैसे जैसे मिलावट डिटर्जेंट की उसमें बढ़ती रहेगी ये नीला रंग गाढ़ा होता रहेगा। तो इसलिए रंग मतलब हमें रंग बता पाएंगे कि अगर एक रंग से दूसरा रंग बदल रहा है, हर स्ट्रिप की बॉक्स पे उसका कलर का पैटर्न मेंशन है कि इतनी मिलावट होगी तो ये रंग होगा, इतनी मिलावट है तो ये होगा। तो उससे हमें एकदम से पता चल जाता है कि भाई ये रंग था, ये इसमें बदल गया, तो ये उस चीज़ की मिलावट है। आम उपभोक्ता जो है इसको घर में भी और लैब स्केल पे भी एकदम से इंस्टेंट होने की वजह से कि एकदम रिजल्ट ये दे देती है, तो उसकी वजह से बहुत ही समय की भी बचत होती है और मिलावट का पता लगाना आसान भी हो गया है। एनडीआरआई ने जो अपनी तकनीक है, एनडीआरआई ने तकनीक कंपनी को बेच दी है, वो इसको मार्केट में आप उसकी वेबसाइट पे जाके इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, उसको वहाँ से खरीद सकते हैं। और हर स्ट्रिप जो है उसकी कॉस्ट अलग अलग है। लगभग इन स्ट्रिप्स की कॉस्ट आप ये लगा लीजिए कि कम से कम 2 से 8 रुपए तक ये पड़ती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। आंवला की बागवानी से अच्छी फलत मिले, इसके लिए आपको बाग में इस समय कुछ जरूरी कार्यों को करना जरूरी है। तो इस समय आंवले के बाग में कौन कौन से कार्यों को करें, कैसे करें, जिस पर अपने अनुभव साझा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है राजस्थान के प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव। यह आंवले का बगीचा मेरा करीब 15 साल पुराना बगीचा है। इसमें सस्य कार्य जो करते हैं हम, पुरानी जो आंवले की तुड़ाई है उस तुड़ाई होने के बाद में हम स्टार्ट करते हैं। नई फसल की जो तैयारी की जाती है वो इसमें सबसे पहले होता है फरवरी में इसकी निराई गुड़ाई करते हैं, जो वीड्स वगैरह है उनको निकालते हैं। आंवले के बागों में अक्सर अनचाहे खरपतवार उगाते हैं जो पौधों से खाद पानी में प्रतिस्पर्धा करते हैं, और इतना ही नहीं, ये खरपतवार कीट और रोगों को बढ़ावा भी देते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि बागवान भाई समय समय पर बाग में निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकालते रहें। ऐसा करने से पौधों की बढ़वार अच्छी होगी और आने वाले समय में अधिक आंवले के फल मिलेंगे। किसान भाइयों, आंवले के बाग से अधिक फलोत्पादन लेने में पोषक तत्वों का प्रबंधन करना बेहद जरूरी होता है। तो आंवले के बाग में बागवान कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालें, चलिए यह भी जान लीजिए। निराई गुड़ाई करने के बाद में इसमें गोबर की खाद मिलाई जाती है। जो गोबर की खाद है वो करीब 50 किलो प्रति पौधे के हिसाब से गोबर की खाद डालते हैं, और उसी में हम सुपर फास्फेट, पोटास और यूरिया और माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह मिक्स करके उनको जमीन में मिला दिया जाता है।
इसकी मात्रा जहाँ तक है तो हम 800 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से सुपर फास्फेट लेते हैं, करीब 250 ग्राम हम पोटास की मात्रा लेते हैं और 250 ग्राम हम यूरिया की मात्रा लेते हैं। इन सबको मिक्स करके हम पौधे के चारों तरफ जहाँ तक इनका जो जड़ें होती हैं उनके आसपास के एरिया में इसको मिट्टी में मिला देते हैं। जब इसके पत्ते वगैरह जो बढ़ते हैं उनके लिए धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन खाद थोड़ा सा इसमें देते रहते हैं। इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह का भी इसमें स्प्रे करते हैं, जिसमें मुख्यतः बोरोन की मात्रा अधिक हो। बोरोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब जब इसके फ्लावरिंग वगैरह स्टार्ट होती है, तो फ्लावर सेट होने में और फ्रूट को दाग धब्बे से मुक्त रखने के लिए इसमें बोरोन की मात्रा विशेष रूप से हम देते रहते हैं। जहां चाह वहां राह, कुछ ऐसा ही कर दिखाया है ये किसान भाई, जो कम पानी की उपलब्धता वाले स्थान पर आंवले की बागवानी करके कई वर्षों से अच्छा लाभ कमा रहे हैं। तो ये किसान भाई सिंचाई जल का प्रबंधन किस तरह से करते हैं, चलिए जानते हैं खुद उन्हीं से। उसके बाद में इसके ऊपर हम ड्रिप लगा देते हैं, जहाँ पर हमने ये खाद वगैरह चलाई है मिलाई है, उसके ऊपर हम ड्रिप लाइन लगा देते हैं और ड्रिप से ही पूरे पौधों की सिंचाई होती है। और इसके बाद में जब बगर आता है मार्च और अप्रैल में जब बगर आता है तो इसमें तब तक हम इसमें पानी नहीं देते हैं। और जब बगर की पंखुड़ियाँ झड़ जाती हैं उसके बाद में हम इसमें धीरे धीरे पानी देना स्टार्ट करते हैं। शुरुआती पानी हम बहुत कम मात्रा में देते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे पानी बढ़ाते जाते हैं। और जब गर्मियाँ अपने पीक पर होती हैं मई जून में, तब इसको पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बरसात के मौसम में फिर पानी की ज़रूरत कम होने लगती है। आज के समय में आंवले का बाग भी कीट और रोगों के प्रकोप से अछूता नहीं है। ऐसे में समय रहते जो बागवान कीट रोग नियंत्रण के सही उपायों को अपनाते हैं, उनका बाग कीट रोगों के प्रकोप से बच जाता है और उन्हें अधिक फलों का उत्पादन मिलता है। तो ये बागवान भाई कैसे करते हैं आंवले के बाग की सुरक्षा, चलिए जानते हैं खुद उन्हीं से। बरसात के मौसम में इसमें थोड़े कीटाणु वगैरह मिलीबग वगैरह की शिकायत आ जाती है, तो उसके लिए भी हम इसमें स्प्रे वगैरह का 1-2 करते रहते हैं। उसमें ज़्यादातर हम जैविक का काम में लेते हैं, जैसे नीम पत्र है, आक के पत्तों का रस वगैरह है, उनको काम में लेते हैं। उसके फिर भी अगर कंट्रोल में नहीं होता तो फिर रासायनिक दवाइयों पर हम जाते हैं, तो एक आधा स्प्रे करना पड़ता है रासायनिक का। तो उसके लिए भी हम इसमें प्रोफेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन वगैरह या कुनालफास वगैरह का स्प्रे देते रहते हैं, तो उसमें रोग मुक्त रहते हैं फसल। इसमें पानी की बहुत कम मात्रा में ज़रूरत पड़ती है आंवले को, तो आंवले की फसल हमारे लिए फायदे का सौदा है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सारी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की तरफ। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पीपरी, जिला शहडोल के भूपेंद्र चौहान ने। आपने संकर धान की खेती के बारे में जानकारी चाहिए है, तो हाइब्रिड धान की उपज ज़्यादा प्राप्त करने के लिए कुछ मुख्य सस्य वैज्ञानिक विधियां हैं। अगर आप उसको अपनाएंगे तो आप अपने उपज ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। और नर्सरी में करने से पहले प्रजातियों का चयन, अधिकतर आप देखते होंगे ये बाजार में बहुत सी हाइब्रिड अच्छी हैं, और पंतनगर यूनिवर्सिटी की पंत संकर धान 3, पंत संकर धान 1 और नरेंद्र संकर धान 2 ये किस्में हैं। और विभिन्न फर्मों द्वारा भी, प्राइवेट दुकानों द्वारा भी हाइब्रिड का बीज दिया जा रहा है। आप इसके अच्छी तरह से अगर देखने के बाद अपने क्षेत्र के लिए है कि नहीं है, उसको देखते हुए इन हाइब्रिडों का आप चयन कर सकते हैं। संकर धान की खेती से अधिक उपज के चलते किसानों को अधिक लाभ होता है। संकर धान की उपज सामान्य धान की किस्मों की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा होता है। संकर धान के अधिकतर किस्में 150 से 135 दिन में तैयार हो जाती हैं, जिससे रबी फसलों की खेती के लिए समय से खेत खाली हो जाते हैं। अगर आप संकर धान की खेती करने जा रहे हैं तो इसकी खेती में
कुछ तकनीकें हैं जिसे ध्यान में रखकर ही इसकी खेती करें। संकर धान का बीज आज कई निजी कंपनियां तैयार कर रही हैं और सरकारी संस्थाओं द्वारा भी तैयार किया जा रहा है, जो आपको बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। हाइब्रिड का बीज आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, उसके बाद दोबारा उसका प्रयोग ना करें, क्योंकि वो उससे उपज में बहुत कमी आ जाती है। अधिकतर हाइब्रिड की प्रजातियां 120 से 130 दिन के बीच में पक जाती हैं, इसलिए इसकी नर्सरी जो है आप जून 1 तारीख से लेकर जून 20 तारीख तक डालें तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं। नर्सरी डालने के लिए इसकी 2 विधियाँ हैं, सूखी विधि और गीली विधि। गीली विधि द्वारा अच्छी पौध प्राप्त करने के लिए 1/10 भाग में 1 हेक्टेयर भूमि की अगर आप रोपाई करने जा रहे हैं तो उसके 1/10 भाग में उसके लिए नर्सरी लगाएं। नर्सरी लगाने समय जो आपको ध्यान में रखना है कि हाइब्रिड का बीज 20 किलो से लेकर 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा बीज में उसकी महंगाई ज़्यादा पैसा होने के कारण खर्च में ज़्यादा आता है, इसलिए इसका बीज जो है 20 किलो प्रति हेक्टेयर ही बहुत ठीक है। लेकिन अगर आप देखें अन्य प्रजातियां जो हमारी हाइब्रिड वेराइटीज़ हैं, इसका बीज लगभग 30 से 35 किलो लगता है, मोटा और पतला धान को देखते हुए। धान की फसल में बहुत से रोग लगते हैं, जिसके लिए अगर पहले ही बीज उपचार कर लिया जाए तो खड़ी फसल में रोगों के आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। बीज उपचार करने के लिए किसी ड्रम में 50 लीटर पानी लें, उसमें 3 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन घोलें और 20 से 25 किलोग्राम धान का बीज 24 से 36 घंटे के लिए उसमें भिगो दें। इसके बाद धान को पानी में से निकालकर 25 किलोग्राम बीज में 70 से 75 ग्राम कार्बेंडाजिम मिलाकर छायादार स्थान पर जूट के बोरे से ढककर 36 से 48 घंटे के लिए छोड़ दें। 36 से 48 घंटे बाद बीजों में अंकुरण हो जाएगा। उसके बाद तैयार नर्सरी में धान की बुवाई करें। नर्सरी डालते समय ये जरूर ध्यान रखें कि आप अपने खेत की तैयारी करने के बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर दें, कीचड़ बनाएं, कीचड़ बनाकर उसमें खाद डालें। खाद जो है 200 ग्राम यूरिया तथा 500 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट, इन दोनों नाइट्रोजन और फास्फोरस को 10 स्क्वायर मीटर के एरिया में समान रूप से डालकर मिला दें। मिलाने के बाद खेत को समतल कर दें और समतल करने के बाद जो आपने बीज अंकुरित करने के लिए रखा है उसको लेने के बाद जब वो अंकुरित हो गया है उसमें से 300 ग्राम बीज प्रति क्यारी जो है आप समान रूप से खेत में छिड़क दें, जिससे कि उसको जगह भी अच्छी मिल जाए। और लेकिन बुआई करते समय जरूर ध्यान रखें कि बुआई शाम के तरह समय करें। अगर आप सुबह के समय धान की नर्सरी बुआई करते हैं तो उसमें सड़ने के जो उसका नुकसान होने का जो है ज़्यादा अंदेशा रहता है, इसलिए अच्छा यह है कि इसकी बुआई शाम के समय करें। जो आपने खेत समतल करके अच्छी तरह रखा है उसमें समान रूप से बीज में छिड़क कर दूसरे दिन फिर शाम को पानी लगाएं। जब देखें कि आपका पौधा 2 से 3 पत्ती वाला हो गया है, उसके बाद अपने खेत में आप 1 से आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर पानी हर समय बनाए रख सकते हैं। साथ ही साथ यह भी देखना है कि हमारे क्षेत्र में जिंक की कमी आने की वजह से खैराक डिजीज बहुत लग जाती है, पौध की बढ़वार नहीं अच्छी हो पाती है, जो कि जिंक की कमी से आता है। तो उसके निदान के लिए अच्छा यह है कि हम नर्सरी में ही उसको उपचारित कर दें। उपचारित करने के लिए 0.5% जिंक सल्फेट तथा 2% यूरिया, या कहने का तात्पर्य है कि 15 लीटर पानी में जो आपका छिड़काव वाला उपकरण है उसमें डालें और 15 लीटर में 75 ग्राम जिंक सल्फेट तथा 300 ग्राम यूरिया और 15 लीटर पानी का घोल बनाकर जब आपका अंकुरित बीज 2 से 3 पत्ती वाला हो गया है, जो लगभग 6 से 7 दिन बाद हो जाता है, उस समय उसका अच्छी तरह से छिड़काव करें। और उसके बाद जब आप नर्सरी उखाड़ने से 2 दिन पहले एक छिड़काव फिर कर दें। तो इस तरह से करने से जिंक की कमी भी पौधे में पूरी हो जाती है। साथ ही साथ जो हमने यूरिया मिलाया है उसके साथ वो उसकी एसिडिटी को, अम्लता को कम कर देता है जिंक सल्फेट की, और पौधे में जो नाइट्रोजन मिलती है उससे उसकी बढ़वार अच्छी होती है, पौधा स्वस्थ मिलता है और जिसके कारण आपको स्वस्थ अच्छी पौध मिलती है। जो आप पौध लगाने चाह रहे हैं वो 20 से 25 दिन का होना चाहिए, उससे अगर ज़्यादा या कम होती हैं तो उपज में प्रभाव पड़ता है। जो आपने जो खेत तैयार किया है उस खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस तथा 60 किलो पोटास की मात्रा डालनी होगी। इसमें भी फास्फोरस और पोटास की मात्रा
तथा आधी मात्रा नाइट्रोजन की कीचड़ बनाते समय या खेत तैयार करते समय आप समान रूप से डाल दें और उसके बाद पाटा लगा दें। पाटा लगाने के बाद आप रुपाई शुरू करें। रुपाई 20 से 25 दिन वाली जो आप पौध लाए हैं उनको 15 गुणा 15 सेंटीमीटर की दूरी में या 20 गुणा 10 सेंटीमीटर की दूरी में समान रूप से लगाएं। कहने का तात्पर्य है कि लगभग 1 वर्ग मीटर में 44 से 50 पौधे होने चाहिए। तीसरा पॉइंट ये रखना है कि जो नाइट्रोजन बची हुई है उस नाइट्रोजन को इस तरह से डालें कि पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। तो उसके लिए किसान भाइयों जो बची हुई नाइट्रोजन है उसको 2 भाग में आप डालेंगे। एक भाग रुपाई करने के 20 से 25 दिन बाद कल्ले फूटने शुरू होते हैं, उस समय आप समान रूप से खेत में बिखेरें। और जो बची हुई नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को अधिकतर किसान भाई लोग मैंने पाया है कि वो गाढ़ अवस्था में डालते हैं, उसमें न डालकर उस नाइट्रोजन को पेनिकल इनिशिएशन गर्भावस्था में डालेंगे तो आपको उपज ज़्यादा मिलेगी, पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा पोषण मिलेगा, तो आपकी उपज ज़्यादा होगी। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अरहर की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई, औषधीय फसल शतावार की खेती के महत्व और लाभ पर जानकारी। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।